नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आप सबके लिए लेकर हाजिर हूं आपके अपने चैनल माय क्लासेज हुशेपुर में। आज फिर से संविधान की क्लास लेकर हाजिर हूं आपके विशेष डिमांड पर कि फिर से एक संविधान की वीडियो यानी संविधान की पूरी वीडियो जो आप डालिए, आप सबकी विशेष रिक्वेस्ट पर। तो आज मैं फिर संविधान से ही रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूं आपके लिए, जो कि आपके हर कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस हो, बैंक हो, एसएससी हो, हर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चनें पूछी जाती हैं। और इस वीडियो के अंत तक देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें बताएंगे जो कि हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, ऊपर आप हेडिंग देख रहे हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान के कुछ प्रस्तावना थी जो संविधान में लिखे गए थे, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान ले कि संविधान को लिखते वक्त, संविधान को बनाते वक्त कितनी बैठकें हुई, तब जाके हमारा संविधान कंप्लीट हुआ। तो पहले उन सारी चीजों को हम जानने का प्रयत्न करते हैं। तो कुछ आप देख रहे हैं यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि हमारे आने वाले हर एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं और इससे हर बार क्वेश्चनें आती है। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हमारा 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यानी कि हमारे जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई संविधान से रिलेटेड, कि संविधान को कैसे बनाया जाए, कैसे इसको क्रिएट किया जाए, किस प्रकार से इसको लागू किया जाए, तो इसकी पहली बैठक की गई 9 दिसंबर 1946 को और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नहीं। फिर जब संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया तो इसके बाद संविधान सभा के द्वितीय बैठक किया गया। कब? 11 दिसंबर, यानी ठीक इसके 2 दिन बाद 1946 में ही 11 दिसंबर को द्वितीय बैठक किया गया, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, जो कि यही आगे चलकर क्या बने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इनको नियुक्त किया गया अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, और इनको उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया एस.एच. मुखर्जी को। एस.एस. मुखर्जी को क्या चुना गया? उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है भारतीय संविधान प्रस्तावना के जानने से पहले जो हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए, प्रस्तावना को जानने से पहले हमने पीछे के वीडियो में पढ़ा था कि हमारे सरकार 3 ग्रुप में चलती है। प्रथम ग्रुप को हमने देखा था कि उसको 2 भागों में बांटे थे, राज्यसभा और लोकसभा। तो आखिर राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, ये चीजों को जान ले, फिर हम प्रस्तावना की बात करेंगे। तो टोटल लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो होती है 552 होती है। लोकसभा में सदस्यों की जो टोटल संख्या होती है 552 होती है, जिसमें 28 राज्यों से चुनकर हमारे 530 आते हैं। 530 से सदस्य आते हैं जो 28 राज्यों से चुनकर आते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 चुनकर आते हैं। और राष्ट्रपति इसमें 2 सदस्यों को वो खुद मनोनीत करते हैं। तो टोटल हमारे सदस्यों की संख्या हो जाती है 552। यानी कि लोकसभा में टोटल सदस्यों की संख्या कई बार पूछा जा चुका है कि कितनी होती है, तो 552, और 28 राज्य से चुनकर ये 530 सदस्य आते हैं जो प्रतिनिधि के रूप में जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और ये 20 जो आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, वो प्रदेश जिस पर केंद्र का शासन होता है वहां से 20 चुनकर आते हैं। और आने के बाद 2 राष्ट्रपति खुद मनोनीत करते हैं 2 सदस्यों को। तो टोटल सदस्यों की संख्या हो जाती है 552। उसके बाद राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 250 होती है, 250 होती है, जिसमें राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से टोटल चुन के आते हैं 238, और 12 राष्ट्रपति खुद मनोनीत करते हैं। और ये 12 और 238 मिलकर टोटल राज्यसभा सदस्यों की संख्या हो जाती है 250। तो यानी ये भारतीय संविधान के ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं कि नोट कर सकते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कई बार पूछा जा चुका है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है।
तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये सारी चीजें कितनी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इन तथ्यों से हटकर जो मेन आज वीडियो का जो मेन पर्पस है आप लोग के डिमांड पर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, क्या प्रस्ताव है, क्या प्रस्ताव दिया गया जब संविधान हमारा बन के तैयारी हुआ, जब 1950 में लागू हुआ तो क्या क्या इसकी प्रस्तावना थी। आइए देखते हैं, एकदम बहुत ही संक्षेप में इसको देखने की हम कोशिश करेंगे। फर्स्ट इसकी प्रस्तावना थी कि हम भारत के लोग, समझेंगे डिटेल्स में इसे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवादी, यहां थोड़ा इस पर विशेष हम चर्चा करेंगे, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये हमारी मुख्य प्रस्तावना थी संविधान की, जो कि हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम भारत के लोग, हमारी संविधान की प्रथम प्रस्तावना कहती है कि हम संविधान के लोग, यानी हमारे संविधान की जो कार्यवाही शुरू होती है, संविधान सभा के जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, हम भारत के लोग, यानी भारत के लोगों के नाम से संविधान सभा की कार्यवाही शुरू होती है और जो भी कार्यवाही होती है भारत के लोगों के नाम से जारी की जाती है। क्योंकि हम भारत के जो भी प्रतिनिधि चुने हैं भारत के लोग ही चुनते हैं और जनता का ये जो पावर होता है ना, प्रतिनिधियों को चुनने का पावर होता है जनता के हाथों में होती है, शासन जो होती है जनता के हाथों में होती है, उसके पास होती है। इसलिए कहा गया कि हम भारत के लोग, यानी पहली प्रस्तावना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इट मीन्स होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मीन्स होता है कि हमारे पास अधिकार है, हमारे पास राइट है, हमारे पास ये अपनी पावर है कि हम अपना जो विदेश नीति है और देश की नीति यानी गृह नीति जो भी है उसमें हम स्वतंत्र हैं, हम अपने अनुसार क्या कर सकते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी हमारी जो गृह नीति है और हमारे जो देश की नीति है, विदेश की नीति है, उस पर हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, जैसा चाहे वैसा हम अपनी नीति लागू कर सकते हैं। तीसरा हमारी प्रस्तावना है समाजवादी प्रस्तावना। समाजवादी प्रस्तावना का मतलब होता है कि सबका साथ और सबका विकास, यानी समाज में जितने भी वर्ग के लोग हैं सबका विकास हो, सब आगे बढ़े, सबके विकास के लिए काम किया जाए, ये है हमारी समाजवादी प्रस्तावना। तो आइए तीसरा हमारा प्रस्तावना जो है समाजवादी प्रस्तावना, जिसमें सभी का समान विकास हो। ये प्रस्तावना 1976 में ऐड किया गया। इसके लिए एक संविधान में संशोधन हुआ जिसे हम 42वां संशोधन के नाम से जानते हैं, जो कि 1976 में हुआ। इसके अंतर्गत इस प्रस्तावना को लागू किया गया और इसका एक ही मतलब इसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी को समान अवसर मिले, सभी वर्गों को समान अवसर मिले, उनका समान विकास हो। तो कई बार पूछा जा चुका है ये समाजवादी प्रस्तावना है तो किस संशोधन के अकॉर्डिंग इसको लागू किया गया। तो समाजवादी प्रस्तावना को 42वां संशोधन किया गया 1976 में और इसको क्या किया गया, लागू किया गया, जिसमें सभी को समान अवसर देने की, समान विकास करने की बात की गई। उसके बाद आ जाते हैं हम चौथे प्रस्तावना पे, धर्मनिरपेक्ष। इससे आप भली भांति वाकिफ होंगे। धर्मनिरपेक्ष कहता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां किसी को किसी धर्म को मानने के, कोई भी अपना धर्म आजादी पूर्वक मान सकता है, किसी को किसी धर्म से बाउंडेशन नहीं है, हर कोई अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। क्योंकि भारत विविधताओं के देश है और यहाँ अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं और सभी अपने धर्म को क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई कहीं किसी भी धर्म स्थल पर आ जा सकता है। ये हमारा चौथा प्रस्तावना कहता है, जिसे हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। उसके बाद है हमारा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य मीन्स होता है कि हमारे जो देश की शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक है, यहाँ लोकतंत्र का शासन है। यहाँ प्रतिनिधि जो शासन करते हैं वो लोगों द्वारा चुन के आते हैं, लोग उसे, पब्लिक क्या करती है, चुनती है और चुनने के बाद वो प्रतिनिधि हमारे जनता के ऊपर, हमारे ऊपर शासन करते हैं। तो ये हमारी पांचवी प्रस्तावना थी जिसमें प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार जनता को दिया गया। तो ये मुख्य हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। तो यानी जब संविधान की हमारी कार्यवाही शुरू होती है तो इस भारत की जनता के नाम से शुरू होती है।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हम अपने विदेश नीति और गृह नीति में स्वतंत्र हैं, जो चाहे फैसले हम कर सकते हैं। समाजवादी, जिसे 42वां संशोधन के अंतर्गत 1976 में जोड़ा गया, जिसमें सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त करने के लिए ये लागू किया गया। और धर्मनिरपेक्ष, एक ऐसा भारत देश है जहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों को मान सकते हैं। लोकतंत्रात्मक, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जिसमें हम ही क्या करते हैं, भारत की जनता क्या करती है कि प्रतिनिधियों को चुनती है, वो प्रतिनिधि क्या करते हैं, हम पे शासन करते हैं। यानी कि हमारे देश में लोकतंत्रात्मक संघात्मक प्रणाली है। यहाँ लोग के चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं, जनता पे शासन करते हैं। ऐसे शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो आज का ये भारतीय संविधान पर वीडियो था। अगर ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।